हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज हम डिस्कस करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यूपीएससी 2025 के लिए और साथ ही यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए ये आपका सफिशिएंट रहेगा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो ज्योमोर्फोलॉजी वाला हमारा सेक्शन है उसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इससे रिलेटेड अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो उसमें पूछा जाता है तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो इसलिए आपको इसे कंप्लीट देखना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आखिर है क्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत? जो महाद्वीपीय विस्थापन है, महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा एक वृहद महाद्वीप के क्रमिक विखंडन, विस्थापन और इससे महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वर्तमान के सभी महाद्वीप हैं उसमें वो किस प्रकार से बने हैं, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है, उस प्रक्रिया पर आधारित है। ये महाद्वीप किस प्रकार से बने, किस प्रकार उनका निर्माण हुआ, इस प्रक्रिया को हमें बताता है। जो सिद्धांत हमें समझा सकता है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन की जो अवधारणा है वो एक वृहद महाद्वीप के क्रमिक विखंडन, विस्थापन और उससे महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। जैसे ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वर्तमान के सभी महाद्वीप परस्पर एक वृहद महाद्वीप पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। यानी ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान के सभी महाद्वीप हैं, वर्तमान में विश्व में 7 महाद्वीप हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वर्तमान के जो सभी महाद्वीप हैं वो एक वृहद महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद वो एक वृहद महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे जिसे नाम दिया गया था पैंजिया। यानी कि वो सभी एक वृहद महाद्वीप के रूप में जुड़े हुए थे, इसे नाम दिया गया था पैंजिया। और इस वृहद महाद्वीप के चारों तरफ एक विशाल महासागर था जिसे नाम दिया गया था पैंथालासा। तो इसके चारों ओर एक विशाल वृहद महासागर की उपस्थिति थी जिसका नाम था पैंथालासा। तो इस महाद्वीप के चारों तरफ जो एक विशाल महाद्वीप था पैंजिया, उसके चारों तरफ एक वृहद महासागर था जिसका नाम था पैंथालासा। इस पैंजिया के क्रमिक विखंडन और विस्थापन से वर्तमान के महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई और इनके मध्य पैंथालासा के इस जल के प्रवेश करने से वर्तमान के सागरों और महासागरों का निर्माण हुआ। यानी ये जो पैंजिया था, इस पैंजिया में विखंडन होने से, ये इसमें विखंडन हुआ तो इससे वर्तमान के द्वीपों और महाद्वीपों का निर्माण हुआ और जो इनके बीच में जो जगह बनी वहां पर पैंथालासा के जल के प्रवेश करने से वर्तमान के सागरों और महासागरों का निर्माण हुआ। आगे है, पैंजिया में विखंडन से उत्तर में अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया भूखंड का निर्माण हुआ और दक्षिण में गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। यानी कि वो जो पैंजिया था वो 2 भागों में टूटा। उत्तर में बना अंगारा लैंड जिसे लोरेशिया भूखंड भी कहते हैं और दक्षिण में बना गोंडवाना लैंड। और बीच में जो जगह बनी उसमें जो जल भर गया पैंथालासा का, दोनों के मध्य उत्पन्न दरार में पैंथालासा के जल के भरने से टैथिस सागर की उत्पत्ति हुई। तो ये जो टैथिस सागर बना, दोनों के मध्य जो दरार उत्पन्न हुई उसमें पैंथालासा के जल के प्रवेश करने से टैथिस सागर का निर्माण हुआ, वहां टैथिस सागर बना। वर्तमान का जो भूमध्य सागर है वो टैथिस सागर का ही अवशेष है। ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान का भूमध्य सागर टैथिस सागर का ही अवशेष है और हिमालय की उत्पत्ति टैथिस सागर के क्षेत्र में ही हुई है। तो पहले एक वृहद महाद्वीप के रूप में वर्तमान के सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया नाम दिया गया था। इसके चारों तरफ एक वृहद महासागर की उपस्थिति थी जिसे पैंथालासा नाम दिया गया था। इसके 2 भागों में टूटने के कारण, पैंजिया के 2 भागों में टूटने के कारण उत्तर में अंगारा लैंड बना और दक्षिण में गोंडवाना लैंड बना। और इसके मध्य जो दरार उत्पन्न हुई उसमें पैंथालासा के जल के प्रवेश करने से टैथिस सागर का निर्माण हुआ और वर्तमान का जो भूमध्य सागर है वो टैथिस सागर का ही अवशेष है और हिमालय की उत्पत्ति टैथिस सागर के क्षेत्र में ही हुई है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विखंडन की प्रक्रिया घटित होने से कई भूखंडों का निर्माण हुआ और इन भूखंडों के विस्थापन के कारण वर्तमान के द्वीपों और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो जो पैंजिया में विखंडन हुआ था, उस 2 भागों में विखंडन हुआ था तो उससे बना था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उसके बाद फिर इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो बड़े बड़े टुकड़े थे इनमें विखंडन की प्रक्रिया हुई जिसके कारण कई भूखंडों का निर्माण हुआ जिससे वर्तमान के महाद्वीपों और द्वीपों की उत्पत्ति हुई। और फिर पैंथालासा का शेष भाग वर्तमान में कहाँ है? पैंथालासा का शेष भाग प्रशांत महासागर के रूप में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर जो है वो पैंथालासा का ही शेष भाग है। आगे देखते हैं, अंगारा लैंड से कौन कौन से स्थल भाग बने। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि अंगारा लैंड से कौन से भाग बने। तो अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप,
चीनी भूखंड और रशियन भूखंड का निर्माण हुआ। तो अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चीनी भूखंड और रशियन भूखंड का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय पठारी भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की उत्पत्ति हुई। तो दोनों को ध्यान रखिएगा कि अंगारा लैंड से कौन से स्थल भाग बने और गोंडवाना लैंड से कौन से खंड बने। तो प्रायद्वीपीय पठारी भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का प्राचीनतम भाग इसीलिए माना जाता है प्रायद्वीपीय पठारी भारत को, क्योंकि वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय पठारी भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका की उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किसने किया? फिर महाद्वीपीय विस्थापन को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया था 1912 में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा ये काम किया गया था। वैगनर ने कई प्रमाणों और तर्कों के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मान्यता प्राप्त हुई। हालांकि वैगनर पैंजिया के विखंडन, विस्थापन और विस्थापन की दिशा की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाए थे, क्योंकि इस समय तक भूगर्भिक संरचना और अंतर्जात बलों की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो पाई थी। इसीलिए वैगनर विस्थापन की दिशा की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो आपको इस सवाल का भी आंसर मिल गया इसमें कि वैगनर आखिरकार विस्थापन के विखंडन, उसकी दिशा की वैज्ञानिक व्याख्या क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय तक भूगर्भिक संरचना और अंतर्जात बलों की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो पाई थी। यही कारण था कि वैगनर तत्कालीन जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें उसके विखंडन, महाद्वीपों के विखंडन, उनके विस्थापन और विस्थापन की दिशा की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो सिद्धांत उस समय तात्कालिक परिस्थिति में दिया गया वो वैज्ञानिक था, उसी कारण से उसे वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त हुई। आगे है, अतः वैगनर के सिद्धांत में कई कमियां थी। इसके बावजूद इनके द्वारा महाद्वीपों के विखंडन और विस्थापन के पक्ष में दिए गए प्रमाण तात्कालिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक थे। इसी कारण ही महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त हुई। ये आपके प्री कम मेंस नोट्स हैं, आप मेंस के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हैंड रिटेन नोट्स हैं, बिल्कुल आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वैगनर के अनुसार पैंजिया में विखंडन का कारण। अब देखते हैं कि वैगनर ने जो पैंजिया में विखंडन हुआ था उसके लिए क्या कारण बताए थे। तो वैगनर के अनुसार पैंजिया में विखंडन का कारण दोनों ध्रुवों से गुरुत्व बल की भिन्नता के कारण उत्पन्न तनाव बल था। वैगनर ने कहा कि पैंजिया में जो विखंडन हुआ उसका कारण था दोनों ध्रुवों से पृथ्वी के दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों ध्रुवों से गुरुत्व बल की भिन्नता के कारण उत्पन्न तनाव बल था। दूसरा, इन्होंने कहा कि विखंडित पैंजिया के भूखंडों में केवल दो दिशाओं में विस्थापन हुआ, पहला उत्तर की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। तो विखंडित पैंजिया के भूखंडों में केवल दो दिशाओं में विस्थापन हुआ वैगनर के द्वारा, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। वैगनर ने जो उत्तर की ओर विस्थापन हुआ उसका कारण क्या माना था? वैगनर ने उत्तर की ओर विस्थापन का कारण माना गुरुत्व बल और प्लवनशीलता या फिर उत्प्लावनता के बल को माना, जबकि पश्चिम की ओर जो विस्थापन हुआ था उसका कारण माना सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से उत्पन्न ज्वारीय बल। तो वैगनर ने उत्तर की ओर जो विस्थापन हुआ था महाद्वीपों में उसका कारण माना गुरुत्व बल और प्लवनशीलता या फिर उत्प्लावनता के बल को, जबकि पश्चिम की ओर जो विस्थापन हुआ था उसका कारण माना सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से उत्पन्न ज्वारीय बल को। वर्तमान में भूगर्भिक तापीय ऊर्जा तरंगों को भी महाद्वीपों के विखंडन और विस्थापन का कारण माना जाता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको इसमें और समझ में आ जाएगा कि भूगर्भीय तापीय ऊर्जा तरंगों को किस प्रकार से महाद्वीपों के विखंडन और विस्थापन का कारण माना जाता है। आगे देखते हैं, सुएज महोदय का मत। ऑस्ट्रिया के थे सुएज महोदय, इनका मत था, इन्होंने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे। जो सियाल थी वो ठोस परत थी, जो सीमा थी वो तरल परत थी। जो महाद्वीप थे उनका निर्माण ठोस सियाल परत से माना जाता था और जो महासागर नितल है उसका निर्माण तरल सीमा से माना गया था। ये ऑस्ट्रिया के सुएज महोदय के द्वारा पृथ्वी का जो वर्गीकरण किया गया था, पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया था। इन 3 परतों में सुएज महोदय के द्वारा पृथ्वी को बांटा गया था। वैगनर के समय में भूगर्भिक संरचना संबंधी ये सुएज का वर्गीकरण मान्य था। यही वर्गीकरण वैगनर के समय में मान्य था। भूगर्भिक संरचना संबंधी यही वर्गीकरण वैगनर के समय में मान्य था, जिसके अनुसार महाद्वीपों का निर्माण जो है वो ठोस सियाल से माना गया और सागर नितल का निर्माण तरल सीमा से माना गया। इससे मान्यता स्थापित हुई कि सियाल सीमा के ऊपर यानी महाद्वीप महासागर के ऊपर तैराव की स्थिति में है और इसी मान्यता को वैगनर ने अपने सिद्धांत में आधार के रूप में उपयोग किया था। तो वैगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो कारण बताए गए थे वो सब आपको यहाँ मिल गए हैं। अब आगे देखते हैं कि वैगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए गए थे, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रमाण दिया गया था वैगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में तटीय आकृति, संरचना,
तटीय साम्यावस्था, या जिसे हम एक वर्ड में कह सकते हैं महाद्वीपों में साम्य। तटीय आकृति, संरचना और तटीय साम्यावस्था, इसे कहते हैं जिगसा फिट। इसे जिगसा फिट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे एक वर्ड में कह सकते हैं महाद्वीपों में साम्य। जैसे तटीय आकृति में भ्रंशकाकार का होना तटों के संयुक्त होने और विखंडन तथा विस्थापन को प्रमाणित करता है। तटीय आकृति में भ्रंशकाकार का होना और तटों के संयुक्त होने, जो तटीय आकृति है, मान लीजिए अफ्रीका वाला जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ से हमारा इंडिया वाला ले लीजिए, तो अगर आप इन्हें देखें और इधर दक्षिण अमेरिका वाला ले लीजिए, तो ये आपस में मिल जाते हैं। अगर हम इन्हें देखें तो कंप्यूटर के माध्यम से आपस में मिल जाते हैं, तो वही है तटीय आकृति में भ्रंशकाकार का होना। तटीय आकृति में भ्रंशकाकार का होना कभी तटों के संयुक्त होने और उनके विखंडन और विस्थापन को प्रमाणित करता है। सागर के तटीय क्षेत्रों की चट्टानी संरचना, जो सागर के तटीय क्षेत्र है उनकी जो चट्टानी संरचना है उनकी आयु में भी समानता पाई जाती है। तो सागर के तटीय क्षेत्रों की चट्टानी संरचना और आयु में समानता भी कभी इनके जुड़े होने को प्रमाणित करती है। आप यहाँ देख सकते हैं, सागर के तटीय क्षेत्रों की चट्टानी संरचना और आयु में समानता भी कभी इनके जुड़े होने को प्रमाणित करती है। तटीय आकृतियों को देखने से स्पष्ट होता है कि यदि इन्हें मिलाया जाए तो ये परस्पर मिल जाते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं तटीय साम्यावस्था या फिर जिगसा फिट कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो जिगसा फिट कहते हैं। यह अटलांटिक महासागर में हम स्पष्ट रूप से दिखती है और कंप्यूटर के द्वारा भी ये तटीय साम्यावस्था प्रमाणित होती है। तो आप देख सकते हैं ये जो अगर इसे मिलाएं तो ये भाग मिल जाता है यहाँ पर। और अफ्रीका, जब प्रायद्वीपीय पठारी भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ तो जो यहाँ अरब सागर बना, तो अरब सागर एक वृहद भ्रंश घाटी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपको मैप वहाँ बनाना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको ये मैप वहाँ बनाना होगा। आगे है प्राचीनतम पठारों की संरचना और आयु में समानता। जो दूसरा प्रमाण दिया गया था वैगनर के द्वारा, वो था प्राचीनतम पठारों की संरचना और आयु में समानता। प्राचीनतम पठारों की संरचना और आयु में समानता पाई जाती है, जबकि इनकी अक्षांश स्थिति समान नहीं है। जितने भी प्राचीन पठार हैं उनकी आयु में समानता पाई जाती है, लेकिन वो अलग अलग अक्षांशों पर है, उनकी अक्षांश स्थिति समान नहीं है। तो जैसे मैक्सिको का पठार, ब्राजील का पठार, अफ्रीका का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। ये समान संरचना और समान आयु के हैं, जबकि इनकी अक्षांश स्थिति अलग अलग है। इससे प्रमाणित होता है, इससे स्पष्ट होता है कि ये सभी पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रमाण है हमारा पुरा जलवायु से संबंधित प्रमाण। पुरा जलवायु का मतलब होता है अतीत काल की जलवायु। तो नेक्स्ट प्रमाण दिया था वैगनर के द्वारा पुरा जलवायु से संबंधित प्रमाण। पुरा जलवायु से तात्पर्य होता है अतीत काल की जलवायु। पुरा जलवायु का मतलब है प्राचीन काल की जलवायु, अतीत काल की जलवायु। वैगनर ने विभिन्न महाद्वीपों की वर्तमान जलवायु और पुरा जलवायु के अध्ययन में यह पाया है कि पुरा जलवायु में परिवर्तन होता रहा है। यानी कि वैगनर ने विभिन्न महाद्वीपों की वर्तमान जलवायु का और पुरा जलवायु का अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने ये पाया है कि पुरा जलवायु में, इनकी प्राचीन काल की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होता रहा है। और यह तभी संभव है जब महाद्वीप स्थानांतरित होकर विभिन्न जलवायु प्रदेशों में प्रवेश करते रहे हों। नेक्स्ट प्रमाण दिया गया था वैगनर के द्वारा जीवाश्म विज्ञान से संबंधित प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान से संबंधित प्रमाण, इसका मतलब क्या है? जीवाश्म विज्ञान एक समान प्रजाति के जंतुओं और वनस्पतियों, यानी कि एक समान प्रजाति के जंतु और एक समान प्रजाति के वनस्पतियों के जीवाश्मों का विभिन्न महाद्वीपों पर विभिन्न अक्षांशों में या फिर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि उनकी उत्पत्ति महाद्वीपों के संयुक्त रहने और समान अक्षांश स्थिति में होने की दशा में हुई होगी। यानी कि एक समान प्रजाति के जंतु के जीवाश्मों का, एक समान प्रजाति के वनस्पतियों के जीवाश्मों का विभिन्न महाद्वीपों पर पाया जाना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि उनकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, लेकिन वो समान आयु के हैं, उनकी आयु जो है वो समान है। तो ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब वर्तमान के जो महाद्वीप है वो एक साथ जुड़े रहे होंगे। नेक्स्ट प्रमाण दिया गया था कार्बोनिफेरस हिमयुग और कोयला संरचना का प्रमाण। यानी कि कार्बोनिफेरस हिमयुग और कोयला संरचना का प्रमाण क्या था? कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी को कई कालों में बांटा गया है। जो हम पृथ्वी का टाइम पीरियड पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो आप अभी ध्यान रखिएगा कि कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी पर वृहद हिमयुग का आगमन हुआ था। हिमयुग मतलब पृथ्वी के तापमान में कमी आई थी। तो कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी पर वृहद हिमयुग का आगमन हुआ था। इसके प्रमाण सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं और ये तभी संभव है जब इस समय विभिन्न महाद्वीप परस्पर जुड़े हों, क्योंकि हिमयुग एक साथ संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं आता।
तो कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी पर वृहद हिमयुग का आगमन हुआ था और इसके प्रमाण सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा अगर संभव है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि उस समय कार्बोनिफेरस काल में विभिन्न महाद्वीप एक साथ जुड़े रहे होंगे, क्योंकि हिमयुग एक साथ संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं आता है। और कार्बोनिफेरस काल में ही अपेक्षाकृत उष्ण युग का भी आगमन हुआ था। कार्बोनिफेरस काल में ही गर्म युग का भी आगमन हुआ था, जिसमें ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा और टेलीफाइलम फ्लोरा जैसी लंबी वनस्पतियों के सघन वन विकसित हुए थे। इन वनों के नाम ध्यान रखिएगा, ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा और टेलीफाइलम फ्लोरा जैसी लंबी वनस्पतियों के सघन वन विकसित हुए थे कार्बोनिफेरस काल के उष्ण युग में। इनके सतह के नीचे दबने से, इन वनस्पतियों के सतह के नीचे दबने से और रूपांतरण से कोयले का निर्माण हुआ, और ऐसा कोयला विभिन्न महाद्वीपों पर विभिन्न अक्षांशों पर पाया जाता है। और इससे स्पष्ट होता है कि इन वनस्पतियों का निर्माण एक समान जलवायविक दशाओं में समान भौगोलिक स्थिति में हुआ होगा, अतः कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप परस्पर जुड़े रहे होंगे। तो कार्बोनिफेरस काल में हिमयुग के साथ साथ उष्ण युग का भी आगमन हुआ था, जिसमें ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा और टेलीफाइलम फ्लोरा जैसी वनस्पतियों के सघन वन विकसित हुए थे। इन वनस्पतियों के सतह के नीचे दबने से और बाद में रूपांतरण से कोयले का निर्माण हुआ, और ऐसा जो कोयला है वो विभिन्न महाद्वीपों पर विभिन्न अक्षांशों पर पाया जाता है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि इन वनस्पतियों का निर्माण एक समान जलवायु परिस्थितियों में ही हुआ होगा, यानी कि कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप जुड़े रहे होंगे। नेक्स्ट प्रमाण जो दिया गया था वो दिया गया था जंतुओं का व्यवहार। वैगनर के द्वारा नेक्स्ट प्रमाण दिया गया था जंतुओं का व्यवहार, यानी वैगनर ने स्कैंडिनेविया में एक जंतु पाया जाता है लैमिंग जंतु। वैगनर ने स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले लैमिंग जंतु की अटलांटिक महासागर में छलांग लगाने और आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। वैगनर ने कहा था कि लैमिंग जंतु जो अटलांटिक महासागर में छलांग लगाते हैं, दरअसल वो गलती से छलांग लग जाती है, वो महाद्वीप परस्पर जुड़े रहे होंगे तो वे एक महाद्वीप पर ही चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ भूल गए हैं कि वहाँ पर अब महाद्वीप नहीं है, तो वो महाद्वीप जो विखंडित हो गए हैं वहाँ तब अटलांटिक महासागर बना है, जिसके कारण वो अभी भी उस अटलांटिक महासागर में चले जाते हैं। और जो वर्तमान में नवीन प्रमाण है महाद्वीपों के निर्माण का, महाद्वीपों के विखंडन और विस्थापन का, वर्तमान में जो नवीन प्रमाण है वो माना जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन को वर्तमान में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। वर्तमान में वैज्ञानिक मान्यता है कि स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभक्त है। इन प्लेटों में गति पाई जाती है और महाद्वीपों का निर्माण भी प्लेटों से हुआ है, इसलिए प्लेटों की गतिशीलता महाद्वीपीय विस्थापन की भी पुष्टि करती है। वर्तमान में 7 बड़े प्लेट हैं और कुछ छोटे प्लेटों की पहचान की गई है। तो ऐसा माना जाता है कि स्थलमंडल प्लेटों में विभक्त है और इन प्लेटों में गति पाई जाती है, और अगर प्लेटों में गति होती है तो उसका परिणाम यह होगा कि महाद्वीपों में भी गति होती है, क्योंकि महाद्वीपों का निर्माण भी प्लेटों से हुआ है। आगे है सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा भी प्लेटों की गतिशीलता प्रमाणित हुई है। इसके अतिरिक्त क्या प्रमाण है कि प्लेटों में गति हो रही है? नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति, ऊंचाई में वृद्धि और घटित होने वाली भूगर्भिक हलचलें भी स्थल मंडल की प्लेटों की गतिशीलता को प्रमाणित करती हैं। और वलित पर्वतों के निर्माण के लिए संपीड़न बल आवश्यक होता है। संपीड़न बल के लिए दबाव शक्ति अनिवार्य है, और दबाव शक्ति बिना गतिशीलता के संभव नहीं है। और गतिशील है, प्लेटों में गतिशीलता है, तभी दबाव शक्ति उत्पन्न होती है। हालांकि वर्तमान में भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, लेकिन महाद्वीपों के विस्थापन की तुलना में प्लेटों की गतिशीलता अधिक वैज्ञानिक तथ्य है। क्यों? क्योंकि जो प्लेटों की गतिशीलता, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसमें महाद्वीपीय स्थलमंडल के साथ ही सागरीय स्थलमंडल के विखंडन, विस्थापन और गतिशीलता को भी स्वीकार किया गया है। यानी अगर आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को मानते हैं तो उसके माध्यम से आप सिर्फ महाद्वीपों के विखंडन और विस्थापन की ही व्याख्या कर सकते हैं, जबकि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो महाद्वीपीय स्थलमंडल के साथ साथ सागरीय स्थलमंडल के विखंडन और विस्थापन को भी स्वीकार करती हैं। यानी कि वास्तविक अर्थ में महाद्वीप नहीं बल्कि प्लेट विस्थापित होती हैं। ध्यान रखिएगा, वास्तविक अर्थ में महाद्वीप नहीं बल्कि प्लेट विस्थापित होती हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं, आपको इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं। यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं मेंस में। महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को बताते हुए इसके आधार पर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमुख प्रमाणों को बताइए। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो वैगनर के द्वारा प्रमाण दिए गए हैं आप उन्हें बता सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन को संक्षेप में समझाते हुए आप उन प्रमाणों को लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन की तुलना में प्लेटों में विस्थापन की जो अवधारणा है अधिक वैज्ञानिक तथ्य है। कैसे? अभी हमने देखा था कि महाद्वीपीय विस्थापन के माध्यम से केवल महाद्वीपीय स्थलमंडल के विखंडन और विस्थापन की ही व्याख्या की जा सकती है, जबकि प्लेटों में विस्थापन से महाद्वीपीय स्थलमंडल के साथ साथ सागरीय स्थलमंडल के विखंडन और विस्थापन की भी व्याख्या की जा सकती है। इसीलिए महाद्वीपीय विस्थापन की तुलना में प्लेटों में जो विस्थापन की अवधारणा है वो अधिक वैज्ञानिक तथ्य है। इस प्रकार से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो उसे कमेंट में लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।